नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली ने पीएम मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के एसएचओ को 3 पेज का एक आवेदन पत्र भेजा है। कुर्बान अली मंगलवार की शाम अपनी शिकायतें दर्ज करवाने के लिए एक आवेदन पत्र लेकर पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन जब उनकी शिकायत को रिसीव नहीं किया गया तो उन्होंने अपने आवेदन को एसएचओ के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया है। उन्होंने अपने आवेदन की कॉपी दिल्ली पुलिस के आयुक्त को भी भेजी है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि उनके आवेदन को हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन ने स्वीकार किया है या नहीं। अब तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कुर्बान अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी शिकायत अगर पुलिस दर्ज नहीं करती है तो वो पटियाला हाउस कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग करेंगे। अगर वहां से भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश नहीं मिलता है तब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भाषण देते समय मंच पर अचानक बेसुध होकर गिर पड़े। मंच पर मौजूद लोग तत्काल उन्हें उठाकर इलाज के लिए ले गए। गडकरी यवतमाल के पुसद में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। वो मंच पर बोल ही रहे थे कि अचानक वहां बेसुध होकर गिर पड़े, जिसके बाद उनके आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला और तत्काल इलाज के लिए ले गए। चुनावी रैली में मंगलसूत्र को लेकर दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अब अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिनकी शादी हो रही है वो लोग उसके महत्व को समझते होंगे। बीजेपी के लोगों को मंगलसूत्र से बड़ी बात है, कम से कम नौकरी नौजवानों को दे दें, कम से कम उनकी शादी हो जाए। जिन नौजवानों की शादी नहीं हो रही है उनसे मंगलसूत्र क्या पूछ रहे हो आप। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा की रैली में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो महिलाओं का सोना और मंगलसूत्र लेकर ऐसे लोगों में बांट देगी जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठिए हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ने 55 साल में क्या किसी का सोना या मंगलसूत्र छीना? जब देश युद्ध लड़ रहा था, इंदिरा गांधी ने अपना मंगलसूत्र व गहने दान किए। मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ है और पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आपका मंगलसूत्र और सोना छीन लेगी। प्रियंका ने कहा कि लाखों महिलाओं ने इस देश के लिए अपने मंगलसूत्र कुर्बान किए हैं। जब मेरी बहनों को नोटबंदी में अपने मंगलसूत्र गिरवी रखने पड़े तब प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? जब किसान आंदोलन में 600 किसान शहीद हुए तब उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा? 25,000 करोड़ के बैंक घोटाले केस में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत मिली है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध विंग ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी को जिला सहकारी बैंक घोटाले मामले में क्लीन चिट दे दी है। सुनेत्रा पवार को एनसीपी ने बारामती लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया है। चुनाव से ठीक पहले मिली क्लीन चिट के बाद उन्हें राहत की सांस मिली है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार के प्लान का खुलासा किया। आंध्र प्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि देश में संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए, इससे खर्चों पर रोक लगेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे हमारे प्रधानमंत्री मोदी का विचार है कि देश में बार बार चुनाव होते हैं और जनता चुनाव में समान रूप से लगी रहती है, इससे बार बार खर्च होता है। साथ ही जब चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लागू होती है और विकास कार्य भी रुक जाता है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि एक देश एक चुनाव इस समस्या को हल करने का बहुत अच्छा साधन होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि दलितों, ओबीसी समाज, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों समेत 90% भारत के साथ भयंकर अन्याय हो रहा है। देशभक्ति इनको न्याय दिलाना है और नरेंद्र मोदी इससे ही घबरा रहे हैं। ये मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरी लाइफ का अन्वेषण है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी 10 साल से कह रहे थे कि वो ओबीसी हैं, लेकिन जैसे ही मैंने जातिगत जनगणना की बात की वो कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही जाति हैं, अमीर और गरीब। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप गरीबों की लिस्ट में देखेंगे तो उसमें आपको SC, ST, OBC वर्ग के लोग मिल जाएंगे, लेकिन अमीरों की लिस्ट में आपको एक भी नहीं मिलेंगे। इसलिए जातिगत जनगणना मेरे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मेरे जीवन का मिशन है। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। इतने पैसों से 16 करोड़ युवाओं को 1 लाख रुपए साल की नौकरी मिल सकती थी। 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देकर उनके परिवारों की जिंदगी बदली जा सकती थी। 10 करोड़ किसान परिवारों का कर्ज माफ कर
अनगिनत आत्महत्याएं रोकी जा सकती थीं। पूरे देश को 20 वर्षों तक मात्र 400 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा सकता था। 3 साल तक भारतीय सेना का पूरा खर्च उठाया जा सकता था। दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के हर युवा की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त की जा सकती थी। जो पैसा हिंदुस्तानियों के दर्द की दवा बन सकता था, उसे अडानियों की हवा बनाने में खर्च कर दिया गया। देश मोदी को इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं करेगा। अब हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस हर हिंदुस्तानी की प्रगति के लिए सरकार चलाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने पार्टी के घोषणा पत्र को क्रांतिकारी करार देते हुए कहा कि घोषणा पत्र देखकर पीएम मोदी घबरा गए हैं। दिल्ली में आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी बीते 3-4 दिनों से बीमार चल रहे थे। आज ही उन्होंने फिर से चुनाव प्रचार कार्यक्रम में शामिल होना शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सैम पित्रोदा की संपत्ति के बंटवारे को लेकर दिए बयान का जिक्र एक चुनावी रैली में किया है। छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, तब आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी को अपनी पैतृक संपत्ति मानकर जिन लोगों ने अपने बच्चों को दे दी, अब वो नहीं चाहते कि भारतीय अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दें। पीएम ने कहा कि अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो भी अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा वो भी आपसे लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। बता दें, सैम पित्रोदा ने समाचार एजेंसी एनआई को दिए इंटरव्यू में अमेरिका में लगने वाले इनहेरिटेंस टैक्स की बात की थी, जिसके तहत किसी शख्स की अरबों की संपत्ति उसके मरने के बाद सीधे बच्चों को नहीं मिलती, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा सरकार को चला जाता है। इस पर अमित शाह ने कहा कि सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे मनमोहन सिंह का पुराना बयान, जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का मानते हैं, अब इनके घोषणा पत्र बनाने में जिनकी अहम भूमिका है, उनका बयान की संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि अमेरिका का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई है कि हमारा मकसद ये नहीं है। लेकिन आज सैम पित्रोदा के बयान ने पूरे देश के सामने कांग्रेस का मकसद स्पष्ट कर दिया है। निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए सरकार में तय किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक और उसमें भी सबसे अधिक मुस्लिमों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी या तो अपने घोषणा पत्र से इस बात को वापस ले या फिर उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। सैम पित्रोदा के बयान ने किनारा करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा मुझ सहित दुनिया भर के कई लोगों के गुरु, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने भारत के विकास में असंख्य स्थायी योगदान दिया है। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पित्रोदा उन मुद्दों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करते हैं जिनके बारे में वो दृढ़ता से महसूस करते हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचारों पर चर्चा करने, व्यक्त करने और बहस करने के लिए स्वतंत्र है। इसका मतलब ये नहीं कि पित्रोदा के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को दर्शाते हैं। कई बार वो ऐसा नहीं करते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं, चिंतित हैं। पीएम मोदी और उनके सलाहकार जानबूझकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका रहे हैं। इसलिए वो सैम पित्रोदा जी की टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाकर पेश कर रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर मुसलमानों से नफरत का आरोप लगाया है। बिहार के किशनगंज में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी की एक ही गारंटी है, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। वो 2002 से यही करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों की 17 करोड़ आबादी है, अल्पसंख्यकों में सबसे ज़्यादा। वो देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुस्वा करना, इस तरह से उससे नफरत करना। अगर कल देश में कोई दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीकानेर शहर से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष उस्मान गनी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ये एक्शन उनके एक वायरल वीडियो के बाद आया है,
जब वो एक पत्रकार से बात करते हुए कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने मेरी कौम को लेकर जो कुछ भी कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि धरातल पर हमें काम करना पड़ता है और लोगों में जवाब भी देना पड़ता है। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी वाहियात बातें ना करें। इसके बाद उनके खिलाफ एक्शन हुआ। हालांकि जिस चैनल से वो बात कर रहे थे उसने उस वीडियो को भी हटा दिया है, ऐसा मोहम्मद जुबैर ने बताया है। इत्रनगरी की लोकसभा सीट से तेज प्रताप की जगह अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। सपा महासचिव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने अखिलेश की उम्मीदवारी का ऐलान किया है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश 25 अप्रैल की दोपहर कन्नौज सीट से नामांकन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ईवीएम वीवीपैट केस में फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 24 अप्रैल को कहा कि वो चुनावों के लिए कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है और वो भारत के चुनाव आयोग के कामकाज को निर्देशित नहीं कर सकता है। अदालत की ये टिप्पणी ईवीएम पर डाले गए वोटों का वीवीपैट प्रणाली के माध्यम से कागजी पर्चियों के साथ वोटों के सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया। पतंजलि आयुर्वेद की सार्वजनिक माफीनामे के साइज पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल करने के अगले ही दिन कंपनी ने बुधवार को प्रमुख अखबारों में फिर से माफी छपवाई है। इस बार अखबार के लगभग 1/4 पन्ने पर माफीनामा छपवाया गया है। ये माफीनामा योग गुरु रामदेव और पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण की ओर से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि हम अपने विज्ञापनों के प्रकाशन में हुई गलती के लिए ईमानदारी से क्षमा चाहते हैं और पूरे मन से प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। एडीआर ने चुनावी बॉन्ड मामले में मनी ट्रेल की एसआईटी की जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि ईडी आईटी स्कैनर के तहत कई कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन दान किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनावी बॉन्ड मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला शामिल है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के जरिए ही उजागर किया जा सकता है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को बहस पूरी होने के बावजूद अभी तक उनकी याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आई बिसरा रिपोर्ट पर उनके भाई और समाजवादी पार्टी नेता अफजल अंसारी ने सवाल उठाए हैं। उनसे पूछा गया था कि बिसरा रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी के शरीर में जहर पाए जाने की बात नहीं है। अफजल अंसारी ने इस पर कहा कि पोस्टमार्टम किसने किया, बिसरा किसने किया, घटना की एफआईआर किसने लिखवाई, घटना की जांच कौन कर रहा है। जब सरकार खुद ही इन्वॉल्व है तो सरकार की एजेंसियां क्या करेंगी। जब मैं मौत से 2 दिन पहले गया था तो डॉक्टर डर से थर-थर कांप रहे थे। वो अपना फ़ोन नंबर मुझे नहीं दे सकता था। उसने कहा कि उसे ऐसा करने से प्रतिबंधित किया गया है। अफजल अंसारी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के प्रमुख से मैंने मिलने की कोशिश की, आधा पौना घंटा वहाँ रुका, नहीं मिलने दिया गया मुझे। एम्स का डॉक्टर अगर पोस्टमार्टम करता तो हमको भी संतोष होता। क्या कारण है कि सरकार भाग गई? क्या कारण है कि इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया? इसलिए कि गुनाह से पर्दा हट जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर आरबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग चैनल्स के जरिए नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा आरबीआई ने कोटक बैंक के नए क्रेडिट कार्ड्स भी जारी किए जाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। हालांकि आरबीआई ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक अपने मौजूदा कस्टमर्स, जिसमें क्रेडिट कार्ड कस्टमर भी शामिल हैं, उन्हें सभी सर्विसेज उपलब्ध कराती रहेगी। आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि 2022 और 2023 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के आईटी एग्जामिनेशन के दौरान बैंक में कई प्रकार की कमियों को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। कोटक महिंद्रा बैंक तय समय के भीतर इन चिंताओं का निराकरण करने में विफल साबित हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 3 दिन के चीन दौरे पर शंघाई पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे पर ब्लिंकन चीन को रूस के युद्ध प्रयासों में मदद करने के लिए चेतावनी दे सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हथियारों को चीन के मशीनी उपकरणों और माइक्रोचिप की मदद से तैयार कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान दौरे पर दोनों देशों के बीच हुई कारोबारी सौदों को लेकर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के साथ व्यापार सौदों के मद्देनजर प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में चेतावनी दी और कहा है कि वो ईरान पर कार्रवाई जारी रखेगा। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के सप्लायर्स पर प्रतिबंध लगाने पर जोर देते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के डिप्टी प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि हमें बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों की खरीद से जुड़ी गतिविधियों को बाधित करना
और उनके खिलाफ कार्रवाई करना जारी रखेंगे, चाहे ये कहीं भी हो। मुझे बस इतना कहना है कि हम ईरान के साथ व्यापारिक सौदों पर विचार करने वाले किसी भी देश को प्रतिबंधों के संभावित जोखिम के बारे में सतर्क रहने की सलाह देते हैं, लेकिन अंततः पाकिस्तान की सरकार अपनी विदेश नीति से जुड़ी बात रख सकती है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि वो इजरायली हमलों के बाद गजा के नासिर और अल-शिफा अस्पतालों में हुई तबाही और यहाँ सामूहिक कब्रें पाए जाने की खबरों से भयभीत हैं। वोल्कर तुर्क ने इन मौतों की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग की है। फ़लस्तीनी अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने नासिर अस्पताल में मिली सामूहिक कब्रों से करीब 300 लोगों के शव बाहर निकाले हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इतने लोगों की मौत कब हुई या फिर उन्हें कब दफनाया गया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।